आप सभी को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में दोस्तों आज आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में ही जैसे कि अपनी बेसिक केमिस्ट्री का जो सेशन था वो सारे वीडियोज मैंने डाल दिए ताकि बोर्ड कैंडिडेट्स और जो कॉम्पिटिटर्स है विज्ञान में केमिस्ट्री का पोर्शन है या फिजिक्स का भाग है उसको आराम से समझ सके। ऐसा मैंने भरसक कोशिश की है और सारे वीडियोज अपलोड है। अब वो दोस्तों चलते अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पे कक्षा 10th के लिए जो इस बार के लिए अंतिम पाठ्यक्रम है, यानी कि इस साल ही चलेगा, अगले साल से तो नया पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। तो किस तरह से ये बोर्ड का पाठ्यक्रम की रूपरेखा होती है, किस तरह की उसकी ब्लूप्रिंट होती है, यहाँ तक कि दोस्तों ये भी बता दूंगा मैं आपको कि प्रत्येक पार्ट में से कैसा प्रश्न आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कौन से अंक पे होंगे, यहाँ तक भी निश्चित कर दिया जाता है कि 13वें पे होगा या 14वें पे और कितने नंबर का होगा। तो कहने का मतलब बोर्ड का सारा काम एकदम व्यवस्थित रहता है। तो एक बार जब तक अपने को क्राइटेरिया या ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आती तो पढ़ने का भी न तो मजा आता है न ये अपन को मालूम पड़ता है। कई विज्ञान से डरते भी है छात्र, डरने की कतई जरूरत नहीं है। कई भाग इसमें अपनी इकाइयों में से है जहाँ अगर घर बैठे सिंपली रूप से पढ़ भी ले, खाली केमिस्ट्री और फिजिक्स को छोड़ भी दे, बायोलॉजी भी नहीं पढ़े तो भी आराम से पास हो सकता है। लेकिन अपना दोस्तों फर्ज बनता है क्यों नहीं कि अपन 100 में से 100 नंबर लाए। अपना टारगेट जो होना चाहिए वो हमेशा हाई लेवल का होना चाहिए। तो आज अपन 74वें स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के दिन एक संकल्प लेंगे कि आज से मेरे साथ जुड़ेंगे और बोर्ड एग्जाम मैं आपका दोस्तों ये जो साइंस, इंग्लिश और मैथ्स का जो बीड़ा उठाया है बोर्ड कक्षाओं के लिए उसका पाठ्यक्रम इस कदर कराऊंगा कि एक मार्क्स भी आपके इधर उधर नहीं होगा। प्रत्येक लेसन के बाद मैं आपको जहाँ से पाठ्यक्रम बदला है सन 2018 से वहाँ के मॉडल पेपर से लेके जितनी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा हुई है, प्रत्येक अध्याय के अंत में उनके सारे प्रश्न भी आपको लिखवाऊंगा मैं। साथ में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में भी बीच में मैं बताता रहूँगा। तो उससे पहले दोस्तों अपन जान लेते हैं कि अपनी विज्ञान क्या है। कई भैया बहनों ने अभी कोर्स खरीदा है या नहीं खरीदा तो उनसे मेरी सलाह है कि लॉकडाउन का सदुपयोग करें और एक बार बुक से ला ले और पढ़ना शुरू कर दे। स्कूलें खुलने का इंतजार दोस्तों न करें क्योंकि अभी 1 सितंबर से खुलने वाली प्रस्तावित है, लेकिन 31 अगस्त को सरकारी फरमान क्या जारी होगा वो अभी अपन तैयार नहीं कर पा सकते। इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बोर्ड की परीक्षा मैंने पहले भी बता दिया है नियत समय पे ही होगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने बेसिक केमिस्ट्री उठाई थी। उसके सारे जो पोर्शन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए वो सारी मैंने बता दी। आज से दोस्त शुरू करते हैं अपन क्लास 10th की जो साइंस है उसको कि उसको कितनी इकाइयों में बांटा गया है, उस इकाई में कौन कौन से अध्याय रहेंगे और उनकी कुल मार्क्स कितने रहेंगे, कौन सी इकाई बिल्कुल ही सरल रहती है जो आप बिना पढ़ाई भी घर बैठे पढ़ सकते हो। ऐसा करके अपन एक बार इसकी रूपरेखा को समझते हैं। फिर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको अपन शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत 4 अध्याय है। उन 4 अध्यायों के कुल कितने अंक है, प्रत्येक अध्याय कितने नंबर का है, उसमें से कौन कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। मैंने कहा बोर्ड में सारा फिक्स है, एक प्रश्न आएगा तो एक ही आएगा, 29वें नंबर पे आएगा तो 29वें पे ही आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ लोकल कोई एग्जाम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है। तो दोस्तों मैं आपको ब्लूप्रिंट भी एक एक चीज़ बता दूंगा कि यह कई को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ब्लूप्रिंट होती क्या है। तो ब्लूप्रिंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जान लेने के बाद स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार ये तो बिल्कुल सरल है, इसको किस ढंग से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों मैं आज बिना वक्त गवाए एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपन केमिस्ट्री के पोर्शन को आज के शुभ दिन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले विज्ञान को देख लेते हैं कि कुल अध्याय कितने हैं। तो कुल अध्याय दोस्तों अपने रहेंगे 20। कितने रहेंगे? 20। और बोर्ड का जो पेपर रहेगा उसका टाइमिंग सर कितना रहेगा? 3.25 घंटे। कितना रहेगा? 3.25 घंटे। पेपर कितने अंक का होगा? कुल सर 80 अंक का। और 20 अंक जो रहेंगे वो आपके सेशनल मार्क्स रहेंगे, यानी विद्यालय से भेजे जाएंगे। ठीक है, स्वयं पाठी अगर विद्यार्थी है
तो उसके इसके आनुपातिक रूप से बोर्ड अपने आप अंक देता है कि वो 80 में से अगर 40 लाता है तो 10 नंबर उसको बोर्ड देगा और उसके 50 नंबर हो जाएंगे। बाकी स्कूल से भेजने पर 20 में से अंक भेजे जाते हैं, जिनको उपस्थिति, व्यवहार और आपके तीनों परख और द्वार्षिक उन सबको मिला के 20 अंक होते हैं। तो किस क्रम में 20 अंक जोड़ के कितने अंक आते हैं साल भर में, वो स्कूल से भेज दिए जाते हैं। उसके बाद में 80 नंबर की कितनी होती है बोर्ड परीक्षा। सर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो लोकल एग्जाम में 36, जबकि बोर्ड का नियम है 33, यानी अब 3% और घट गए, यानी पास होना और सरल हो गया। 9th में पास होना था तो 37% अंक लाने थे, लेकिन 10वीं में अगर पास होना है तो मात्र कितने अंक लाने हैं, 33% अंक। अगर मान लो कि किसी भैया या बहन के 20 नंबर विद्यालय से भेज दिए जाते हैं तो उसको कितने नंबर सर लाने, सिर्फ 13 नंबर लाने, और कितने में से लाने हैं, 80 में से लाने। अब दोस्तों 80 में से उसका 8वां भाग लगभग बनता है ये, तो 8वां या 10वां भाग बनता है, वो भी अगर अपन नहीं ला पाते तो कर क्या रहे साल भर से। जबकि मेरा तो ये मानना है कि 100 में से 100 भी स्टूडेंट लाता है। अब की बार भी कई मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट लाए, तो 100 में से 100 भी ला सकते हो आप। तो उसके लिए अपनी रूपरेखा क्या रहेगी, किस क्रम में अपन को पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए कुल इकाई जो है बोर्ड ने इसको 7 इकाई में बांट रखा है। वैसे मैं तो बोर्ड इस 4 इकाई मानते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी जो रहता है वो एनवायरनमेंट के अंदर डाल दो, लेकिन बोर्ड ने इसके नाम ही अलग अलग डाल रखे हैं। उसी क्रम में अपन भी पढ़ेंगे। देखिए पहली यूनिट जो बोर्ड ने बनाई है इकाई, वो मानव शरीर एवं क्रियाएं। नाम से मालूम पड़ रहा है कि सर ये बायोलॉजी की यूनिट है, यानी ये जीव विज्ञान की यूनिट बनेगी, जिसमें पाठ संख्या 1 से लेके 4, यानी आपकी किताब उठा के देखना, 1 से लेके जो 4 पाठ है वो इसी इकाई के हैं। और कुल अंक उसके कितने रहेंगे सर, 17 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे, 17 अंक। उसी क्रम में दूसरी जो इकाई डाली है पदार्थ एवं क्रिया, मैटर एवं एक्शंस, ये सर किसके अंतर्गत आता है, तो ये रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री जो अपन ने अभी बेसिक केमिस्ट्री कल ही खत्म की है, उसी में आता है। केमिस्ट्री के सर कुल अध्याय कितने रहेंगे, तो अपनी किताब खोल के देखना, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, यानी 4 पार्ट इसमें रहेंगे। और कुल अंक कितने रहेंगे सर इसके, 16। कितने अंक रहेंगे दोस्तों, 16। और यह मैंने ठीक क्यों लगाया है, क्योंकि अपन पढ़ना भी यहीं से शुरू करेंगे, यानी 5वें पार्ट से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूं, उसके बाद में अपन बायोलॉजी, फिजिक्स है जो भी यूनिट है लेंगे, क्रमबद्ध सभी को पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा है तो पहले अपन केमिस्ट्री की यूनिट को ही आज से शुरू करेंगे। नेक्स्ट में नाम है भौतिकी परिघटनाएं, जो फिजिकल फेनोमेन्स होती है। तो सर ये फिजिक्स के अंतर्गत आती है, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। और इसमें 3 पार्ट सिर्फ रहेंगे आपके, 9वां, 10वां और 11वां। और कुल अंक कितने रहेंगे, 15 नंबर, यानी 3 पार्ट है और 15 अंक रहेंगे। चौथी यूनिट में बोर्ड ने बांटे है प्राकृतिक संसाधन, जिसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके अंतर्गत बोर्ड ने 3 पार्ट डाल रखे हैं, जो भी क्रम से ही रहेंगे आपके, 12वां, 13वां और 14वां 3 पार्ट रहेंगे। और उसके अंक कितने रहेंगे सर, 12। कितने रहेंगे, 12। 5वीं यूनिट के रूप में बोर्ड ने निश्चित किया है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, उसमें भी आपके पार्ट रहेंगे कितने, 4। तो कौन कौन से रहेंगे सर, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 4 पार्ट रहेंगे। और अंक कितने रहेंगे, 12, यानी 4 पार्टों के कितने अंक रहेंगे, 12। नेक्स्ट यूनिट में पर्यावरण के अंतर्गत एक विशेष पार्ट डाला है, जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का, एनवायरनमेंट में, वो एक ही पार्ट डाला है। और वो पार्ट है 19वां, और कितने अंक का है, 5 अंक का। कितने अंक का है, 5 अंक का। और ये दोस्तों अनिवार्य विषय के रूप में डाल दिया अपने रोड सेफ्टी, जिसे सड़क सुरक्षा कहते हैं, अपने साइंस में भी है। तो रोड सेफ्टी के जो यूनिट रहेगी अपनी 7वीं यूनिट रहेगी, और पार्ट रहेगा इसका अंतिम अपनी किताब का 20वां पार्ट, ठीक है। और अंक कितने का रहेगा सर, 3 अंक का ये बोर्ड में पूछा जाएगा। तो अगर इनको दोस्तों गिनते अपन 17, 16, 15, 12, 12, 5, 3 और सबको गिनते हैं तो कितने बनते हैं ये 80। और सर पार्ट को गिने तो 4, 4, 3, 3, 4, 1 और 1, तो 20 पार्ट बनते हैं। तो दोस्तों ये एक मोटा सा रूप है, जिसे आप देखें तो यहाँ तक आप देख लो तो सीधे सीधे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल रही है, यानी 1 से लेकर 11 पार्ट। जहाँ पर आपको टीचर की भी जरूरत पड़ती है
और अपने को समझना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ से लेके आप दोस्तों देखेंगे, अगर मेरे अनुसार तो मेरा मानना है कि 4 यूनिट से लेके 7वीं यूनिट तक जो भी पार्ट है, जो 12 से लेके आपके 20 तक है, वहां सिर्फ दोस्तों आपको खुद को ही पढ़ना है। जिस तरह से एक सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं अपन खुद ही, कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सीधे ही पढ़ते हैं उसमें और सीधे सम वगैरह याद करते हैं, अपन बच्चे खुद भी पढ़ते हैं। तो ऐसे सामाजिक की तरह ये पार्ट है, विज्ञान में डाल दिए गए लेकिन विज्ञान की पार्ट है। लेकिन इसमें आपको न तो कोई सूत्र की, केमिस्ट्री की तरह जरूरत पड़ती है, न फिजिक्स की तरह, न बायोलॉजी की तरह किसी प्रकार के सूत्रों की, रासायनिक सूत्रों की जरूरत पड़ती है। तो ये वाले जो पार्ट है ये कुल वैसे 32 अंक के होते हैं, तो इनको आप घर बैठे आराम से बिना किसी टीचर की सहायता से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस 32 नंबर को भी कोई कमजोर भैया है और साल भर अगर इस 32 नंबर को क्लियर करता है और बोर्ड परीक्षा में परफॉर्मेंस देके मान लो 15 नंबर भी ला लेता है, तो पास तो वैसे ही हो गया। 15 और 20 35 नंबर आते हैं, क्योंकि पास कितना 33 पे होता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है दोस्तों कि आप विज्ञान का डर एक बार दिमाग से निकाल दे कि विज्ञान में पास होना बहुत टफ है, विज्ञान बहुत टफ है। लेकिन क्या कर लेते हैं, अपन को पढ़ने का ही सिस्टम मालूम नहीं होता कि किस क्रम में अपन को पढ़ना है। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा कि ये जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, दिखने में बड़ी भले 7 लग रही है, लेकिन इस 12वें पार्ट से लेके आप देखेंगे 20वें पार्ट तक किताब उठा के देखना, ये सारे पार्ट ऐसे हैं जो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और अंक भी इनके कितने होते हैं सर, 32, और 32 अंक पढ़े और कितना ही कमजोर भैया है और इसके आधे नंबर भी वो लाता है तो भी, मैंने कहा 15-16 लाता है तो भी 35-37 नंबर बनते हैं, क्योंकि पास कितने पे है, 33 पे। और मान लो सिर्फ विज्ञान में कमजोर है तो बोर्ड 6 अंक का 2 सानुग्रह उत्तीर्ण भी पास करता है तो 6 नंबर का ग्रेस देता है, यानी 27 नंबर एक विषय में आ भी जाए। मान लो विज्ञान में मात्र 7 नंबर आए, 20 और 7 27, और बाकी सब में पास हो जाए तो भी पास हो जाता है। यानी बोर्ड के पास सहूलियत के खूब इलाज है। लेकिन अपन लोग फिर भी देखते हैं कि बोर्ड में इस बार भी देखा कि कम से कम 2,20,000 विद्यार्थी फेल हो गए 11 लाख में से। बोर्ड में इतनी लॉकडाउन हुआ, ढिलाई दी, स्टूडेंट को खूब पढ़ने को टाइम मिला, लेकिन फिर भी फेल हो गई। तो 10वीं बोर्ड है तो थोड़ा दोस्तों सावधान रहना। मेरे भैया बहन जो है विज्ञान को पढ़े तो किस क्रम में पढ़ना है, तो उसके ही क्रम में मैंने आपको ये ब्लूप्रिंट बताई। फिर अपन दोस्तों लेंगे आज जो इकाई है वो पदार्थ एवं क्रिया है। इसके जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्टों का क्या नाम रहेगा, तो 4वां, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, उनमें से कितने अंक का प्रश्न आएंगे। कुल तो 16 है ही, लेकिन प्रत्येक पार्ट के वापिस अंक है और कौन से नंबर पे उसका प्रश्न आएगा। तो और फिर उसके बाद में अपन 5वां पार्ट उठाएंगे। तो नेक्स्ट में दोस्तों आपको बताता हूँ मैं पदार्थ एवं क्रिया यूनिट जो अपन ले रहे हैं आज, उस यूनिट का पूरा डिटेल, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इतने अंक का तो ये पार्ट है और इस क्रमांक पे ही आप भले बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, वहीं पे आपको प्रश्न मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपन आज जो यूनिट शुरू कर रहे हैं पदार्थ एवं क्रिया, जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये केमिस्ट्री पोर्शन के अंतर्गत आएगा, यानी रसायन शास्त्र में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो इसके जितने भी बेसिक्स भी थे, यानी आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन। अगर 9th क्लास में आप करके आए तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैंने आपका बेसिक भी करवा दिया है, ताकि किसी तरह का किंतु परंतु नहीं होगा। पढ़ाते समय कैसे धनायन बनेंगे, कैसे ऋणायन बनेंगे, कैसे बंध बनेंगे, किस तरह से कोई यौगिक टूटेगा, कैसे जुड़ेगा, सारी समस्याओं का हल उस बेसिक में आ गया है। अब हम अपने यूनिट को उठाएंगे, पार्ट को पढ़ेंगे, उस पार्ट में क्या उसको देखेंगे। उससे पहले उसको भी देख लेते हैं कि उनके प्रश्न कितने अंक के आएंगे, और कुल अंक तो हमने पहले ही देख लिया कि ये यूनिट कितने अंक की है, 16 अंक की। और दोस्तों एक एक पार्ट को देखेंगे। जैसे 5वां पार्ट उठाएंगे, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है ना, केमिकल्स इन डेली लाइफ। तो सर इसका प्रश्न क्रमांक बोर्ड में 24वां फिक्स है। 24वां प्रश्न उठा के कोई भी पेपर देख लेना आप भले 2020 का पेपर उठा के देख लेना, 5वां पार्ट का प्रश्न ही आपको मिलेगा। और एक ही प्रश्न आता है, और कितने अंक का आता है सर, 4 अंक का आता है। यानी प्रश्नों की संख्या भी फिक्स है और प्रश्न का क्रमांक भी फिक्स है। तो प्रश्न क्रमांक कितना रहेगा, 24वां, अंक कितने रहेंगे उसके, 4, और कुल अंक भी 4। यानी कहने का मतलब एक ही प्रश्न रहेगा, वो कौन से पार्ट से रहेगा, अपने 5वें पार्ट से। और कहाँ पे आएगा सर, वो 24वें में। अगर किसी को टैली करना है तो वो बोर्ड के पेपर से टैली कर सकता है कि दैनिक जीवन के रसायन के प्रश्न ढूंढने मुझे, तो सारे पेपर उठा ले और उनको एक सीरियल बद लिखना है तो लिख सकता है वो। उसको पूरी विज्ञान समझ में नहीं आ रही तो कोई देख नहीं, 5वां पार्ट मान लो ढूंढना खाली, तो 5वें पार्ट में आपको 24वां प्रश्न देख लो प्रत्येक पेपर का, इसी पार्ट का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड इस तरह से तय करके पहले से ब्लूप्रिंट फिक्स है इसकी।
छठा पाठ रहेगा दोस्तों अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। उस क्रम में दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा, तो वो रहेगा सर 17वां। कौन सा रहेगा, 17वां। और उसके अंक रहेंगे 3, यानी एक ही प्रश्न रहेगा और कुल अंक भी रहेंगे 3, यानी इसका भी एक ही प्रश्न आएगा और अंक कितने रहेंगे उसके 3। और कौन से क्रमांक में मिलेगा, छठे पाठ का प्रश्न जो केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट है वो 17वें अंक में आपको मिलेगा। सातवां पाठ जैसे दोस्तों बेसिक में काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्वों का विन्यास वगैरह, सारे सिद्धांत वगैरह, अष्टक सिद्धांत वगैरह काफी कुछ बता दिया है, तो ये पाठ समझने में भी अपनी दिक्कत नहीं आएगी। परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण धर्म, जो काफी कुछ तो मैंने बता दी है बेसिक में ही, फिर भी अपन दोस्तों इस पार्ट में भी अपन को इसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने 10वीं में केमिस्ट्री का। और ये इसका प्रश्न आपको मिलेगा 29वें क्रमांक पे और अंक रहेंगे उसके 5। एक ही प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपको दोस्तों इसमें सहूलियत भी है कि 29वां है इसलिए अथवा में मिलेगा, यानी इसी पाठ के 2 प्रश्न रहेंगे जो आपको अथवा मिलेगा। यानी 7वां पाठ आप आधा अधूरा भी मान लो पढ़ लेते हैं तो आधे पाठ से अगर कोई प्रश्न मिलेगा, आधे पाठ से वो मिलेगा, तो भी अपना लगभग सांस होने के, सही होने के सांस ज्यादा होते हैं, यानी 5 में से 2-3 नंबर तो अपन ला ही लेंगे। यानी इस पाठ को अगर कोई बच्चा आधा ही पढ़ लेता है मान लो, तो भी बिल्कुल ही हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि अथवा का ऑप्शन है। तो अथवा वाले में आप देख लेना, और बोर्ड कभी भी बड़ा प्रश्न पूछता नहीं, टुकड़े करके पूछता है, तो 5 में भी 5 टुकड़े कर सकता है वो, ठीक है, 3 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है, जैसी बोर्ड की इच्छा। लेकिन प्रश्न रहेगा इसका एक ही 29वें नंबर पे और अंक कुल रहेंगे 5, और उसमें भी ऑप्शन रहेगा अथवा का, यानी आपकी इच्छा वो करो कोई भी एक, ठीक है। और इसी क्रम में दोस्तों अंतिम इस इकाई का पाठ रहेगा कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही सुंदर और अच्छा पाठ है दोस्तों, समझने में भी आसान रहेगा। ये सर इसके प्रश्न आते 2, एक तो 3 नंबर पे यानी खंड में आ जाएगा जो 1 नंबर का रहेगा ये रहा, और एक आएगा 20वें अंक में जो कि 3 नंबर का रहेगा। यानी 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 पे और एक 20वें पे, यानी 1 और 3 सर कितने हो गए 4, यानी कार्बन वाला पार्ट कितने नंबर का हो जाएगा 4 नंबर का। तो अब गिन लो दोस्तों, 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, और मैंने पदार्थ एवं क्रिया की यूनिट जो बताई वो भी 16 है। यानी कि दोस्तों बोर्ड का जो काम है वो इतना व्यवस्थित काम है कि आपको यहाँ तक बता दिया कि प्रश्न क्रमांक भी कौन सा रहेगा, इधर उधर भी नहीं होगा, बस आप सीधे इस प्रश्न को देखना, 5वें का ही मिलेगा, 17वें को देखना, छठे का ही मिलेगा, 29वें को देखना, 7वें का ही मिलेगा, और तीसरा और 20वां देखना। यानी कुल 5 प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे जो कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन से दोस्तों मिलेंगे, पदार्थ एवं क्रिया से। और उन 5 प्रश्नों से आप कितने नंबर ला सकते हो, 16 नंबर ला सकते हो। उसमें भी बड़े प्रश्नों में आपको जो 29वां और 30वां रहता है उसमें अथवा का ऑप्शन रहता है, तो ये 29वें 7वें पाठ का ही प्रश्न है जो कि आपके अथवा का ऑप्शन मिलेगा, यानी कोई भी जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। तो ये दोस्तों था अपना पदार्थ एवं क्रिया जो अपन यूनिट आज शुरू कर रहे हैं, उस यूनिट की भी ब्लूप्रिंट, यानी कि उसके भी प्रश्न कितने आएंगे और कुल 16 अंक कैसे होते हैं सर, तो 5वें के 4, छठे के 3, 7वें के वापस 5 और 8वें के 4, यानी कुल अंक हो गए 16। और मैंने डायरेक्ट भी 16 ही बताए थे, कुल पार्ट कितने बताए थे आपको 4, तो ये रहे आपके सामने 4 पार्ट। तो इसी क्रम में दोस्तों आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उठाएंगे 5वें पार्ट को, केमिकल्स इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन, और यहाँ से अपने विज्ञान की आज से होगी शुरुआत। और दोस्तों जुड़े रहिए, पूरी विज्ञान कराने का दावा मेरा, और विज्ञान जैसे दैनिक जीवन में रसायन पार्ट पूरा होगा आपको ठीक आज तक बोर्ड ने कौन कौन से प्रश्न पूछा है उन 5 साल के प्रश्नों भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और उन्हीं प्रश्नों को अगर कोई देख लेता है ना, तो मेरा तो मानना है कि 2021 में वही प्रश्न रिपीट होगा, क्योंकि अधिकांश प्रश्न आगे अपन 5-6 साल के पेपर देखेंगे तो वो 5-6 प्रश्नों के जितना ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, और आपको लगभग उसमें से प्रश्न मिल भी सकता है। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। इसी सेशन में अपन आज स्टार्ट करते हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केमिस्ट्री का पोर्शन, और उसमें आज लेंगे अपन दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन। चलिए दोस्तों, अपनी जो पार्ट रहेगा 5वां और उसका नाम रहेगा दैनिक जीवन में रसायन। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या केमिकल्स इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में सर अपने जो दिनचर्या होती है, अपना जीवन का क्रियाकलाप चलता है, उसमें केमिस्ट्री कहाँ काम आती है। अब कहाँ काम नहीं आती वो पूछो, यानी कहने का मतलब इसका सर्वव्यापी उपयोग है सर।
यहाँ तक कि कृषि के उपकरण बनाने हो, बोले कृषि के औजार बनाने हो, सीमेंट बनाना हो, घरेलू सुंदर सुंदर वस्तु बनाने हो, ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको आभूषण बनाने हो, आभूषण को पिघलाना हो, यानी कि रसायन शास्त्र का दैनिक जीवन में इतना उपयोग है कि मैं तो इसको सर्वव्यापक उपयोग मानता हूँ। यानी कि डेली लाइफ में अगर केमिस्ट्री हटा दिए तो अपने काफी कुछ काम है वो बंद हो जाएगा। तो दैनिक जीवन में रसायनों का जो महत्व है उस महत्व में तो लेख लिखा था, भले 5 पेज का आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है, कोई एरिया ही क्राइटेरिया ही नहीं है जहाँ पे केमिकल्स का यूज नहीं होता। और जैसे कृषि क्षेत्र बता दिए तो कृषि क्षेत्र में आप देखते हो कितने सारे उर्वरक डाले जाते हैं, और ये जितने उर्वरक फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं सर? केमिकल से तो बनते हैं, ठीक है। ये सुंदर सुंदर जो अपन वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र उद्योग में भी केमिस्ट्री काम आती है। यहाँ पर नहीं कि कौन सा उद्योग या धंधा ऐसा है जिसपे केमिकल्स काम नहीं आता, यानी कि सभी जगह, यहाँ तक कि मूर्तिकला वगैरह, हस्तकला, कोई भी ले लो उसमें केमिस्ट्री किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूर काम में आती है। तो दोस्तों अपना जो पाठ है 5वां, क्योंकि शुरुआती जो भाग में दे रखा है दैनिक जीवन में रसायन, तो इसके महत्व की अपन ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इसका महत्व आप समझेंगे कि ये सर्वव्यापक महत्व है इसका, यानी कि कोई ऐसा फील्ड या क्षेत्र नहीं रहता जिसमें केमिस्ट्री का प्रयोग नहीं रहता। तो सर्वव्यापक उपयोग आप इसके मान सकते हैं, जिसमें हर क्षेत्र आप ले सकते हैं। उसी क्रम में दोस्तों अपने भी यूनिट जैसे शुरू होती है तो सबसे पहले दे रखा है अम्ल, सार एवं लवण। अम्ल, सार एवं लवण, जैसे कि छोटी क्लासों में भी अपन ये पढ़ के आए, अम्ल, सार एवं लवण। तो जैसे कि दोस्तों इसको एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको साल्ट बोलते हैं। तो अम्ल, सार और लवण से शुरुआत हो रही है इस पाठ की, तो अपन भी शुरुआत करेंगे वो एसिड से ही करेंगे। तो एसिड क्या होता है वो पहले समझेंगे, पहले अपन अम्ल की व्याख्या कर लेंगे और अम्ल को ही समझेंगे। तो सर अम्ल क्या होता है? अब अम्ल को सीधी भाषा में बताया तो पहले लैटिन भाषा की एक शब्द है, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे एसिडस शब्द कहते हैं। एसिडस को अंग्रेजी में सोअर कहते हैं, और सोअर का अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। तो एसिडस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे एसिड बना है, जिसका अर्थ होता है सोअर, और सोअर का मतलब होता है खट्टा। यानी कि एसिड किसे कहना है सर? कि वे सारे जो स्वाद में क्या होते हैं सीधे सीधे खट्टे लगते हैं उनको अपन अम्ल कहते हैं। लेकिन सर सारे अम्ल चख के देखे थोड़ी जाते। अम्ल तो एक प्रवृत्ति होती है इनकी, संसारक प्रवृत्ति, यानी कि जलाने की, खत्म करने की। जैसे तेजाब को ले लो, क्या तेजाब को आप टेस्ट करके देखेंगे क्या? संभव ही नहीं है सर। तो अम्ल अपन स्वाद में खट्टे होते हैं, उन सारी चीज़, तो खट्टा टमाटर खाते हैं, नींबू खाते हैं, अपन कुछ भी खाते हैं, जो खट्टी चीज़ें आपको लगती है समझ जाओ उसमें कोई न कोई अम्ल है, ठीक है। मतलब लाल चीटी का डंक के आपको जलन उत्पन्न होती है तो इसका मतलब भी उसमें कोई ना कोई एसिड है। तो कहने का मतलब अम्ल साधारण भाषा में अपन छोटे लेवल पे कह सकते हैं कि एसिडस से उत्पत्ति हुई है, उसका उत्तर सौर होता है, और उसको खट्टा जो स्वाद में होता है उसको अपन कहेंगे अम्ल। लेकिन क्या सारे अम्लों को चखना संभव है क्या? टेस्ट करना संभव है क्या? नहीं। जैसे खतरनाक अम्ल होते हैं HNO3, ठीक है, तेजाब का जैसे मैंने बताया वो संसारक प्रवृत्ति है, जला के राख कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उसको टच कैसे करना, कैसे उसको टेस्ट करना? टच करना और टेस्ट करना दोनों ही दूर की बात है। तो संसारक प्रवृत्ति के हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल परिभाषा दे तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे सार है तो छोटे लेवल पे अपन बोल देते हैं, और अपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में भी बोलते हैं, कड़वे होते हैं सार, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और छूने पे ये कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं? छूने पर चिकने। जैसे साबुन का घोल वगैरह आपने देखा होगा, तो वो सार की श्रेणी में ही आता है। उसके बाद दोस्तों एक नाम और साथ में लवण, तो उसको भी पहले एक बार बेसिकली समझ लेंगे कि लवण क्या होता है सर। तो अम्ल और सार अगर आप आपस में क्रिया करें तो ये एक प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अम्ल और सार आपस में अगर क्रिया करते हैं तो ये दोनों अपने गुण धर्म नष्ट कर लेते हैं, और जो चीज बनाते हैं वो चीज बनाएंगे, उसको कहेंगे अपन लवण। यानी सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अम्ल प्लस सार की क्रिया कर दे तो सीधे क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। यानी कि सर इन दोनों ने अपने गुण धर्म खो दिए। अम्ल ने अपना गुण धर्म खो दिया, सार ने अपना गुण धर्म खो दिया, और एक नई चीज बना दी जिसे क्या कहेंगे अपन? साल्ट। तो ये दोस्तों था बेसिकली, कोई आपको पूछ ले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है,
तो एसिड होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और साथ में संसारक प्रवृत्ति भी होती है। आप बता सकते हो बेस में चूने पे चिकने लगते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये स्वाद में से लवण, नाम से ही मालूम है साल्ट है, साल्ट किसको बोलते हैं, नमक को ही बोलते हैं। तो लवण का मतलब ही होता है लवणीय स्वाद होगा इसका, ठीक है। जैसे नमक खा के टेस्ट करके देखना, तो नमक जो बनता है तो वो किस तरह से नमक का टेस्ट होता है, उसी प्रवृत्ति के इसके टेस्ट होते हैं। तो अम्ल और सार अगर आपस में क्रिया कर ले तो दोनों अपने गुण को धर्म नष्ट कर लेते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी याद रखना, अपन छोटी क्लास में भी पढ़ के आए, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं सर, पूरी को, इस पूरी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बोर्ड ने भी इसको कई बार पूछ लिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल और सार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी अपने स्वयं के गुण धर्म नष्ट कर लेते हैं और नई चीज बनाते हैं, लवण और जल, वो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अपन एक दोस्तों अम्ल और एक सार का उदाहरण लेकर भी देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। जैसे आपने दोस्तों अम्ल के रूप में अपन लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। और जठर रस की भी श्रेणी दी है, अपने पेट में भी जो स्रावित होता है पाचक रस, वो HCl ही होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सार के रूप में लेंगे तो एक कच्चा सार, प्रबल सार होता है NaOH, जिसे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अब अम्ल जो है और सार है, तो आप देखेंगे तो आयन, मैंने आयन आपको बता रखे, तो आयन कैसे बनते हैं, तो जो H+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, OH, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और माइनस वाला प्लस के पास, उस क्या बढ़ेगा दोस्तों, NaCl और प्लस H2O, यानी NaCl हो गया आपका लवण, ये हो गया दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। और दैनिक जीवन में जो काम आता है और देसी भाषा में या सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक, जो मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है वो NaCl, और साथ में बढ़ा दिया जल, और अपनी अभिक्रिया में भी लवण और जल ही बनते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा भी समझे, और कभी बोर्ड में इसमें उदाहरण भी कई बार पूछ लिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो उदाहरण सहित आप समझा सकते हैं। और ये एक प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है HCl, और एक ये प्रबल सार की श्रेणी में आता है। दोनों की क्रिया कराई, दोनों ने अपने गुण धर्म नष्ट कर लिए और क्या बना लिया, लवण। तो इसको कहेंगे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब दोस्तों देखेंगे अपन एक एक चीज को थोड़ा विस्तृत रूप से। अपन ये तक या जो बातें पढ़ी, ये अपन तो 8th 9th लेवल तक भी सुन के आए, आप पढ़ रखी है। अब 10th स्टैंडर्ड पे ऐसी क्या बात है अम्ल के बारे में, विशेष सार के बारे में, तो थोड़ी सी हटके होगी। थोड़ा प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं, कुछ कृत्रिम अम्ल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं। तो किसमें कौन सा पाया जाता है उसको भी देखेंगे। साथ में अम्ल की विभिन्न जो अम्ल सार की अवधारणाएं दी गई है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या दी है, उसके अनुसार उनकी विभिन्न परिभाषाएं भी अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैं बताता हूँ अम्ल सार। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं अपन अम्ल। वैसे तो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी बात, तो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, वो तो सबको मालूम पड़ गया, ठीक है। प्रवृत्ति इनकी कैसी रहेगी, संसारक रहेगी। कैसी रहेगी, संसारक, यानी खतरनाक प्रवृत्ति के ये होते हैं, ठीक है। अब सर ये एक गुण धर्म और दर्शाते हैं, जो संसारक प्रवृत्ति है तो सबको टेस्ट कर नहीं सकते। तो पहला जो टेस्ट होगा इसका लिटमस पत्र से टेस्ट होगा दोस्तों, लिटमस पत्र से। तो लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है और एक लाल होता है। यानी आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है अम्ल के अंदर, नहीं है, जीभ डालने की जरूरत नहीं, आपको टेस्ट करना है। आपको लिटमस पत्र से आप टेस्ट कर सकते हो। तो लिटमस पत्र के साथ अम्ल क्या क्रिया करता है, तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप एक नाम याद रखना ताकि अम्ल और सार कभी गलत नहीं होगा। अम्ल में आप याद रखना अनीला, ठीक है। तो सार इसका उल्टा हो जाएगा अपने आप ही। तो ये शब्द याद रखते हैं दोस्तों, इस ट्रिक के साथ आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि अम्ल क्या करता है। तो ये अ से अम्ल, और नी से नीला, और ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी आप लिटमस पत्र नीला डालिए, और अगर वो लाल हो जाए बाहर निकालते ही, तो आप बिना देखे आप कह सकते हो कि ये जो भरा हुआ है इसमें एसिड भरा हुआ है। यानी आपने उसका हाथ नहीं लगाया, किससे जांच की, लिटमस पत्र से। और लिटमस पत्र लाल और नीले दो प्रकार के होते हैं। नीले से अगर लाल होता है तो वो अम्ल है, लेकिन सर अगर मान लो लाल लिटमस पत्र डाले और नीला बन जाए तो
तो फिर वो सालानी या सालानी जिसको बोलते हैं, आप दो नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इसका उल्टा कर दो, और लाल को अगर नीला कोई करता है तो वो होता है सार, फिर क्या हो जाता है सार। आई बात समझ में दोस्तों? मैं कहना पता है लिटमस पत्र से जांच करनी है, मैंने कहा सबको आप चख नहीं सकते, खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, लिटमस पत्र से जांच करेंगे। अम्ल अगर नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और साल लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला, तो ये इनका एक टेस्ट करने का क्या हो गया, अपन को ये मालूम करने का और टेस्ट करने का, जांच करने का एक तरीका है जो लिटमस पत्र से होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम कुछ प्राकृतिक अम्ल भी पाए जाते हैं, तो कौन सी चीज में क्या पाए जाते हैं, तो खास है उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप दोस्तों चाहे तो 5 प्राकृतिक अम्ल है, उसके बाद तो अपन ने कृत्रिम अम्ल तो खूब बना दिए, कृत्रिम अम्लों को भी देखेंगे। प्राकृतिक अम्लों की एक ट्रिक है, उस ट्रिक से अपन सीखेंगे तो शायद भूलने की चांस थोड़े कम रहेंगे, और शुरुआती क्रम में आपको थोड़ा रसायन शास्त्र में इंटरेस्ट भी आएगा। और जब किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा होता है, और साइंस का एक नियम होता है कि इंटरेस्ट क्रिएट किए बिना किसी को पढ़ाना या पढ़ना संभव ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट में मैं बताता हूँ ऐसी ट्रिक जो आपको 4-5 और बोर्ड कई बार पूछ भी लेता है, प्राकृतिक अम्लों में किसमें कौन सा पाया जाता है, तो उसके अब ट्रिक सहित अपन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल अपन 4-5 लेते हैं और बोर्ड कई बार पूछता भी है। तो एक ट्रिक है, सीए ईट संत है ऐसे है जहाँ लाफा पड़ा है वहां। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो आप? सीए ईट संत ऐसे हैं जहाँ लाफा पड़ा है वहां, ठीक है, ऐसा करके अपने ट्रिक बनाइए। अब एक एक को लेंगे। सीए से सर क्या, तो सीए से अपन लेंगे सिट्रिक अम्ल, सॉरी सीए से, चलिए दोस्तों जैसे सीए है तो सीए में आपने को क्या सीखने को मिलेगा, जैसे सिरका होता है तो सी से सिरका, और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये वो याद हो गया। सूत्र देखना चाहो तो आप देख सकते हो CH3COOH, ठीक है। ये अपने क्या प्राकृतिक अम्ल है, यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार बोर्ड पूछ लेता है, तो एसिटिक अम्ल। ईट से सर ई से क्या बना, इमली, और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो से टार्टरिक, याद रखना, याद रह जाएगा, वैसे 1-2 बार देखेंगे पढ़ेंगे अपन। तो इमली में पाए जाने वाला अम्ल होगा टार्टरिक। फिर नेक्स्ट है सीट से अपने बढ़ेगा इमली, और इमली में पाया जाएगा टार्टरिक। ठीक उसी क्रम में दोस्तों संतरा, तो संतरे में संत से बन जाएगा संतरा, और ऐसे से बन जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। उसी प्रकार दोस्तों जहाँ में ज से बन जाएगा जठर रस, और जठर रस में पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरह दोस्तों बनेगा लाफा, तो लाफा से लाल चींटी, और लाल चींटी के डंक पर जो जलन उत्पन्न होती है वो दोस्तों होती है फार्मिक अम्ल से। ये थे दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल, जिसको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज दैनिक जीवन में जो रसायन की शुरुआत की अपन ने, तो वो एसिड से शुरू की है, अम्ल से अपन ने शुरू कर दी है। एसिड बेस साल्ट वैसे थोड़ा बहुत तीनों ही बता दिए है, लेकिन सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि ब्लूप्रिंट वगैरह बताइए, और आज अपन ने शुरुआत की है। तो उस संदर्भ में दोस्तों जो नेक्स्ट सेशन में लूँगा, उस पार्ट को लेने से पहले जो चीज़ें बतानी थी उसी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो सेशन लंबा हो जाएंगे, तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस सेशन को आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे आगे अपन वापिस अम्ल, सार और लवण, फिर विभिन्न वैज्ञानिक जो आरएनएस है, ब्रोंस्टेड, लोरी है, लुईस है, उनके अवधारणाओं के अनुसार उनकी परिभाषाएँ और इन्होंने क्या अवधारणा दी और कैसे अपनी परिभाषाएँ दी, वो सारा पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो आज के दोस्तों सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।